अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। फूल गोभी की सफल खेती करके किसान ने कमाया अच्छा मुनाफा। मछलियों में रोगों की समस्या एवं इनकी रोकथाम के उपाय। हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई सब्जी फसलों के अंतर्गत फूल गोभी की खेती करते हैं, लेकिन इसकी खेती से अच्छा लाभ वही हासिल कर पाते हैं जो इसकी खेती में स्वस्थ पौध की रोपाई से लेकर फूल गोभी की तुड़ाई तक के सभी कार्यों को सही तरीके से करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जिला जबलपुर के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान अवधेश कुमार से, जिन्होंने फूल गोभी की सफल खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया है। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं फूल गोभी की सफल खेती के बारे में। मैंने गोभी की खेती बहुत सालों से कर रहा हूँ। 5 एकड़ में गोभी लगाया। सबसे पहले नर्सरी तैयार की, उसके बाद बीज डाला, बीज को मट्टी से ढका, उसको अंकुरित किया, पानी डाला और अगर कीट लगे तो उसमें दवाई कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया। उसके बाद फिर खेत में जो लगाते हैं 30 दिन लगता पौधा तैयार होने में। 30 दिन में पौधा तैयार हो जाता है लगाने के लिए। किसान भाइयों, अभी आपने इस प्रगतिशील किसान से फूल गोभी की नर्सरी तैयारी के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि इस किसान ने फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और पौध रोपाई करते हुए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन तथा पौध सुरक्षा उपायों को किस तरह से अमल में लाया। तैयार हो गया, पर लगाने की तैयारी करने लगे। कल्टीवेटर चला जमीन पे, कल्टीवेटर समतल की जमीन को। उसके बाद रोटावेटर से जो पत्थर निकल रहते सब खोल दिए उसको। उसके बाद प्लाऊ से नाली काटी, क्यारी बनाए, गड्ढे बनाए। गड्ढे बनाने के बाद फिर खाद डाली, DAP खाद डाली, गड्ढे में खाद डाली। फिर उसके बाद पौधा लगाए, 1 बाई 1 पौधा लगाए और फिर उसकी सिंचाई की। उसमें क्या होता है, ये खरपतवार भी उगाता है। ये खरपतवार के लिए हर पौधारोपण करने के 15 दिन बाद अपन निराई करवाई। इसके फिर 20-25 दिन बाद फिर इसको निराई करवाई। 2 बार इसका निराई करवाना पड़ता है। फिर उसको गोला वोला भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है। सिंचाई भी अपन ऐसा पौधे लगाया, पुनः सिंचाई की। उसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर सिंचाई करना पड़ता है। उसको देखना पड़ता है कि अब मिट्टी सूखने लगी है, उसमें फिर से पानी देना है। जरूरी नहीं कि अपन 15 दिन में पानी दें, 8 दिन में ही पानी देना पड़ता है। पानी अधिक लगता है इसमें, 8-8 दिन के अंतराल में पानी देना पड़ता है। इसमें तो इल्ली भी लग जाती है। तो अपन ने पौधा लगाया, 10 से 15 दिन के अंदर इल्ली पत्ते खाने लगती है। इसमें ट्राइजोफास दवा का इस्तेमाल करते हैं। 1 मिलीलीटर उसमें 1 लीटर पानी मिला के घोल बना के उसको छिड़काव करना पड़ता है 15 दिन 10 दिन के अंदर। एक छिड़काव कम से कम 3 बार करना पड़ता है, तब जाके ये पौधे गोभी का फूल होता है। पहला छिड़काव 6 दिन के अंदर करना पड़ता है, फिर दूसरा 45 दिन में। फिर अगर और अधिक कीड़ा लगे तो उसको बीच में भी जल्दी कर सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई फूल गोभी की कटाई करते समय लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फूल गोभी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए इस किसान ने फूल गोभी की कटाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी, आइए जानते हैं। कटाई करते समय सावधानी रखी जाती है कि ये फूल डैमेज ना हुए। और जब हम लोग कटाई करते हैं तो देखते हैं जो फूल खराब है उनको हम लोग मार्केट नहीं ले जाते, अलग कर देते, उसको छाट के अच्छे बड़े फूल ले जाते हैं। और जो साथ में जो छोटे फूल भी रहते हैं मान लो सही है, उनको लगा रहने देते हैं। तो पुनः दोबारा फिर से काट
काट लेते सब दिन बाद, 75 दिन बाद चालू कर देते हैं ढुलाई, और देख लेते हैं अगर लीफ फूल आएगा तो 4 दिन पहले भी कर लेते हैं। ढुलाई तो काफी दिन तक चलती है, 15 दिन लग जाते हैं करीब, लगभग जो फसल काटने में 15 दिन लग जाती है। किसान भाइयों, इस प्रगतिशील किसान ने फूल गोभी की खेती करके प्रति एकड़ खेत से कितनी फूल गोभी का उत्पादन लिया तथा उस प्राप्त उत्पादन को बेचने पर मिली कुल आय में से कुल खर्च को घटाने पर इन्हें शुद्ध लाभ कितना प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं। उसमें 17,000 करीब एक एकड़ में पौधे लगाते हैं, कुछ पौधे मर जाते हैं, 16,000 पौधे लगभग बच जाते हैं, अपना अनुमान है एक एकड़ का। 5 रुपए प्रति नंग के हिसाब से बेचते हैं। औसत हमारी वही 80,000। पूरा इसको बीज रोपण, जुताई, लदाई, लेबर, कीटनाशक सब मिला के हमारा 25 से 30,000 रुपए का, और जो सब हम उसको 80,000 रुपए में करीब बेच के हमको माइनस करके 50,000 रुपए का इसमें लाभ हो जाता है। एकड़ पे शुद्ध मुनाफा हो जाता है इसका हमारा, सबका खर्चा काट के टोटल। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि अभी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसी परिस्थिति में प्रदेश के जो किसान मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं उनके सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इनमें से एक समस्या मछलियों में होने वाले रोगों की भी है। अक्सर किसानों को इन रोगों की जानकारी सही नहीं होती और इसकी वजह से समय रहते मछलियों में इन रोगों की रोकथाम भी वो नहीं कर पाते। साथ ही इसकी वजह से तालाब में मछलियां मरने लगती हैं। इसीलिए इस समय मछलियों में कौन कौन से रोग पनपते हैं और इनकी रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं, आप इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के डॉक्टर मंगल आनंद झा से। अभी बीमारी है, उसमें 2-3 बीमारियां लग सकती है। उसका पंख सड़न हो सकता है, गल्फ रॉट जिसको कहते हैं, गल्फर है वो भी सरती है, और एक बीमारी आती है जिसको कि किसान औसतन जो कहता है, जो हमारी मछलियों में लाल लाल घाव हो गया है सर, अल्सर रोग लगती है, जिसको कि अल्सरेटिव फिश सिंड्रोम डिजीज कहते हैं। सबसे भयंकर डिजीज यही है जो पहले आपको ये कवई, गरई, सिंघी, मांगुर इस ग्रुप में लगता है, उसके बाद में पोठिया में आती है, फिर हमारे कार्प मछली में आ जाती है। किसान भाइयों, मछलियों में ये रोग तालाब की सफाई के अभाव में होता है, क्योंकि तालाब की सफाई नहीं करने पर हानिकारक फफूंद और जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है, जिनकी चपेट में आकर मछलियां रोगग्रस्त हो जाती हैं और मरने लगती हैं, जिससे आर्थिक क्षति होती है। तो इस रोग से बचाव के लिए मछली का प्रबंधन कैसे करना है? तो इस बीमारी को से बचाव के लिए निश्चित रूप से तालाब में किसान को चाहिए जो 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें चूना डाल दें, और चूना डालने के बाद में इसमें कम से कम आपको 1 किलोग्राम पोटासियम परमैंगनेट या 5 से 10 किलोग्राम आपको ब्लीचिंग पाउडर, दोनों में से कुछ डाल करके देखें। यदि बीमारी नियंत्रण में होती है तो अच्छी बात है, यदि नियंत्रण में नहीं लगता है, जब लाल लाल घाव हो जाती है तो ये पूरे बदन में ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक गलता हुआ चला जाता है, जिससे मछलियां मरने लगती है। इसके लिए सिफेक्स एक दवा आती है, जो सिफेक्स नाम की दवा 1 लीटर दवा 1 मीटर पानी जिस तालाब में है उसके लिए अनुशंसा की गई है। थोड़ा सा मोटा दवा होता है जिसको लाल दवा के नाम से किसान भी जानते हैं, उसको पानी में थोड़ा सा डाल करके घुला करके और उसको यदि तालाब में डालेंगे तो यह बीमारी नियंत्रण में हो जाएगा। फिर आपको यदि पंख सरती है तो इसके लिए कॉपर सल्फेट आती है, तूतिया जिसको कहते हैं, 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके जब 10 लीटर 15 लीटर में पानी में बना लेंगे घोल, उसको 10 मिनट तक स्नान कराएंगे, ये बीमारी आपको निकल करके छूट जाएगी। फिर यदि गलफड़ सटता है तो साधारण नमक है, उसका भी 3% घोल में यदि उससे स्नान करा दें तो इस बीमारी से भी मछलियां निश्चित रूप से वंचित हो जाएगी, मछलियां की बीमारी नहीं रहेगी। चूना प्रति महीना हम यदि डाले तो पानी में कोई पानी प्रदूषित नहीं होगी,
मछलियों की बरबार होगी, मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगी और माहवारी जाल चलावे। मछलियों की अच्छी वृद्धि के लिए कृत्रिम आहार की जरूरत होती है। इस आहार को बनाने के लिए इसमें उपयोग किए जाने वाले अवयव की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है। कृत्रिम आहार प्रतिदिन सुबह के समय देना अच्छा होता है। आहार को देने के लिए इन मिश्रणों को थैले या बोरे में भरकर बोरे के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद बनाकर बांस के सहारे तालाब में लटका देना चाहिए, ताकि मछलियां बोरे के छेदों से धीरे धीरे भोजन करती रहें। जो इसका मेरा पीएच मान कितना है, पीएच मान सही पीएच मान रखे, पानी सही रखे, पूरक आहार दे और अधिक संख्या में मछली का पालन नहीं करे। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान कृषि के साथ ही दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन जब बात इनसे मिलने वाले अहम उत्पाद दूध की होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिससे दूध जल्दी खराब हो जाता है और किसानों को हानि उठानी पड़ती है। तो पशुओं के दूध दोहन से लेकर बाजार में बेचने तक आप किन किन बातों पर खास ध्यान दे सकते हैं जिससे पशुपालकों को हानि ना हो, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सरोज कुमार। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जो बड़े पशुओं को पालते हैं, यथा गाय जाति की पशु और भैंस जाति के पशु, वो मुख्यतः हम लोग दूध उत्पादन के लिए ही पालते हैं। परंतु कई बार देखा गया है कि स्वच्छ दूध उत्पादन की सही नीतियों का पालन नहीं करने की वजह से दूध जो है अक्सर खराब हो जाता है और कई बार दूध ग्रहण करने के बाद जो इंसान व्यक्ति हैं उनमें जो है डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, पैराटाइफाइड जैसी बीमारियां जो है हो जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी स्वच्छ दूध का उत्पादन करें। किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैं और उनसे अच्छा लाभ भी लेते हैं, परंतु बहुत से पशुपालक भाई स्वच्छ दुग्ध उत्पादन नहीं ले पाते, जिसके कारण उनके दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो पशुपालक स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरते, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि दूध दूहने का जो बर्तन है, सबसे पहले उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूध हम लोग प्रायः बाल्टी में दूहते हैं, उसके बाद हम लोग दूध का जो कंटेनर होता है उसको उसमें हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो बाल्टी जो है वो सफाई उसकी करनी आवश्यक है और जो बर्तन है जिसमें दूध डालते हैं उसकी सफाई बहुत ही आवश्यक है। और सफाई करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि राख से या किसी और मिट्टी से सफाई नहीं करनी चाहिए। सफाई करने के लिए अगर सर्फ हो या साबुन का प्रयोग किया जाए, जो आजकल मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि कई बार राख जो है वो दूध दूहने वाली बर्तन जो है उसके कोने में जमा रहते हैं और ठीक से पानी से नहीं साफ़ करने की वजह से वो वहीं पे बने रह जाते हैं। और जब वैसे बर्तन में दूध को दुहा जाता है तो वो दूध उससे कंटामिनेटेड हो करके वो दूध खराब हो जाती है। वैसा दूध को गर्म करने के बाद दूध जल्दी फट जाता है। तो किसान भाइयों, दूध में ऑलरेडी 1 ml दूध में जो है 1.5 लाख से 2 लाख तक बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर इससे ज़्यादा बैक्टीरिया अगर दूध में पनपता है तो वो दूध की क्वालिटी खराब मानी जाती है। पशुपालक भाई दूध दोहन करते समय सावधानियां नहीं रखते, इस कारण से पशुओं को थनैला रोग होने की संभावना रहती है और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
तो आप दूध निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। दूध दुहने वाले व्यक्ति अपने हाथ को अच्छी तरीके से साबुन से धो लेने चाहिए। उसके बाद पशु का जो थन है और बाट है उसको भी पानी से अच्छी तरीके से धो लेनी चाहिए, क्योंकि पशु जो है गंदगी में बैठती है, जिससे कि मिट्टी या गोबर उसके थन में लगा होता है, और अगर उसे सफाई नहीं किया गया तो उसका इन्फेक्शन जो है वो गंदगी जो है दूध में जाएगी और जिससे वो दूध भी खराब होगा। साथ ही साथ पशु को भी थनैला बीमारी होने की संभावना होती है। तीसरी बात है, दूध दूहने वाला जो व्यक्ति है वो साफ कपड़े पहने, अपने बाल को किसी गमछा या किसी तरह के कपड़े से अच्छी तरीके से ढक लेने चाहिए, ताकि बाल जो है टूट करके दूध में ना गिरे। दूध जो है प्रायः 8 से 10 मिनट के अंदर दूध गार लेनी चाहिए, क्योंकि दूध का जो प्राकृतिक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसके अलावा दूध गारने का तरीका भी सही होनी चाहिए। अगर बाट जो है बड़े बड़े हैं तो फुल हैंड मिल्किंग करनी चाहिए, अगर बाट छोटे छोटे हैं तो उसे स्ट्रिपिंग अर्थात चुटकी तरीके से गारने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अंगूठा लगा करके दूध नहीं गारना चाहिए। इससे क्या होता है कि थन में गांठ पड़ जाती है। इसके बाद दूध जो है बर्तन में जो डालते हैं, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, वो बर्तन का मुख छोटा होनी चाहिए और नीचे से चौड़ा होना चाहिए, और दूध उसमें शिफ्ट करने के बाद तुरंत उसके ढक्कन को हम लोग बंद कर देते हैं। पशु के थन को अगर हम लाल पोटाश की घोल में थोड़ा सा डुबा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, तो दूध का जो है कीपिंग क्वालिटी अच्छा बना रहेगा और हमें उपयुक्त दाम उसका मिल सकेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर से कोमल सिंह जी ने। यह गन्ने की फसल की अच्छी पैदावार के लिए किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं। तो कोमल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अक्टूबर से लेकर के जो है नवंबर भर जिसकी प्लांटिंग हुई है उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने खेतों में शुरू से ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके पौधा हमारा गन्ने का कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हमारा गन्ने का पौधा जो है 1 महीना का हो जाता है तो उसमें सलाह दिया जाता है कि पहली सिंचाई आप अवश्य कर दें, ताकि जो पौधा आंख नहीं अंकुरित हुआ है वह अंकुरित हो जाए और जो अंकुरित किया है उसको जो है तेजी से बढ़ने का मौका मिल सके। उसके बाद जो गन्ने में जो है रासायनिक खाद का जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची रहती है उसमें करीब 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहली सिंचाई के उपरांत देना चाहिए, जिससे कि हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छी हो और पौधे को जो है उसको जो है भोजन मिल सके। उसमें सिंचाई करने के उपरांत जो हमारे कतार से कतार जो 90 सेंटीमीटर की दूरी है उसमें हल से रीजर के द्वारा इंटरकल्चरिंग अंतरकर्षण अवश्य करें। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इन क्रियाओं को करने से पौधों की जड़ों में वायु संचार अधिक होता है। इससे पौधों की वृद्धि और विकास ठीक ढंग से होती है तथा उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गन्ना का पौधा जो अक्टूबर में हम लोग रोपाई कर चुके होंगे उसमें खरपतवार अगर दिखाई दे रहे हो तो गन्ने रोप के कम से कम जो है 50 दिन के उपरांत उसमें 2,4-D दवा जो है 1.25 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके गन्ने के बीच में जो जगह बचा हुआ है उसमें छिड़काव करेंगे तो अवश्य आगे चलकर लतर के घर जो है खरपतवार तथा चौड़ी पत्ती के खरपतवार, इन समूह खरपतवारों का खरपतवार नाशी दवा डालने से उसका निदान हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों यांत्रिकी विधि से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि से गन्ने की फसल में पहली निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिनों के अंदर करते हैं तथा दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद करते हैं। इस विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करने से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। इस तरह किसान भाई अपने खेतों में घूमते रहें,
घूमकर देखते रहें कि कोई पौधा तो उसमें सूख तो नहीं रहा है, उसका पीका सूख तो नहीं रहा हो। जिस गन्ने के पौधे का पीका अगर सूख रहा हो तो उसे रूट और शूट बोरर के कारण ये सूखता है, उसे खींचेंगे आप बीज का पीका तो आसानी से निकल जाता है। उसको खुरपी के द्वारा या किसी तेज औजार के द्वारा जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर सटाकर उसे काट कर निकालने का कार्य अवश्य करें और उसमें सिंचाई करते रहें। जब हम सिंचाई कर देंगे तो हमारे रूट बोरर शूट बोरर जो कीड़ा है उसका भी निदान हो जाएगा। फसल में अंकुर बेधक कीटों का प्रकोप अत्यधिक हो जाने पर किसान भाइयों इनकी रोकथाम के लिए आप रासायनिक विधि को अपना सकते हैं। इसके लिए क्लोरपाइरिफॉस दवा की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से फसल में इनका प्रकोप कम हो जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी कुछ इस तरह है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रबी फसलों में लाही कीट समस्या एवं समेकित कीट प्रबंधन, अधिक उपज हेतु पॉली हाउस में लगी खीरे की फसल में जरूरी कार्य। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामूजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।